गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज फिर डे 3 टॉपिक बिहार आपकी नज़र में, हमारी नज़र में, एक नज़र में। आज तीसरे दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको याद होगा, हरि सिंह देव जी के बारे में चर्चा पिछली कक्षा में हुई थी, ऑनलाइन क्लास में, ऑनलाइन टॉपिक में। और जैसा कि पहला पॉइंट आपका था सामान्य परिचय, जो कि हो चुका, प्राचीन इतिहास जो कि हो चुका, उसी के अंदर जो है कुछ चीज़ें अभी छूटी हुई हैं, जिसको कि हम लोग हल्का सा एक झलक में देख लेंगे, जिसके बाद वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास आता है, फिर आपका आधुनिक इतिहास आता है। अब सवाल आती है कि हमने कहा था कि कल हम जो चर्चा करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में संक्षिप्त में 2-4 पॉइंट्स के रूप में हम एक शॉर्ट डिस्कशन कर लेंगे। जैसे कि जैन धर्म, जिनको कि हम लोग महावीर के योगदान के कारण जानते हैं, प्रसिद्ध है, काफ़ी प्रसिद्ध है। और बौद्ध धर्म का जब शब्द का आपके कान में ध्वनि सुनाई पड़ती है तो ये बोलने में कहीं भी संकोच न होगा कि आपके मन में महात्मा बुद्ध की एक छवि उभर कर सामने आ जाती है, जो विभिन्न रूप में उनकी छवि दिखती है। उसमें से कोई एक रूप है जो आपके मानस पटल पर स्वतः दिख जाता है। जैन धर्म, इस धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर, जिनके कारण यह काफ़ी प्रसिद्ध हो गया, 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था? जब महावीर की चर्चा होगी तो 24वें तीर्थंकर पहले भी हुए हैं, जिनमें ऋषभ देव ऋषभ का नाम आता है। कुंड ग्राम वैशाली में हुआ है। दूसरे तरफ बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, जिनमें कि आपको ये बताया गया कि बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। पॉइंट नंबर 2, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला, इस बात को याद रखिएगा। तो 3 टॉपिक हो गया। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व, वैशाली कुंडग्राम, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। 42 वर्ष की आयु में रिजु पालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? 42 वर्ष की आयु में महावीर को रिजु पालिका नामक नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और 72 वर्ष की उम्र में, 42 फिर 72 वर्ष की उम्र में इन्हें राजगिरी के समीप पावापुरी 468 ईसा पूर्व निर्वाण की प्राप्ति, मतलब निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो 4-5 शब्द याद रखना है, जिससे कि आपको आंसर सर्च करने में काफ़ी परेशानी ना होगी। महावीर, जैन धर्म, 24वें तीर्थंकर, 540 ईसा पूर्व, वैशाली कुंडग्राम जन्म, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, 42 वर्ष की आयु में, नदी का नाम रिजुपालिका, ज्ञान की प्राप्ति हुई। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी राजगिरी के समीप 468 ईसा पूर्व में निर्वाण की प्राप्ति हुई। बहुत सुंदर। अब आगे, बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध, लुम्बिनी, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में, उधर 42 वर्ष की आयु में रिजु पालिका नदी, इधर है बौद्ध धर्म में 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना नदी, फल्गु जिसको कि अभी आप लोग जान रहे होंगे, फल्गु के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनके ज्ञान प्राप्ति के जो घटना है उसे संबोधि के नाम से जाना जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? संबोधि के नाम से जाना जाया करता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट सवाल इससे रिलेटेड, जो कि आपके परीक्षा में अक्सर किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। तृतीय बौद्ध सभा जो था पाटलिपुत्र में बुलाई गई। जो बौद्ध सभा का आयोजन होता था, उसमें जो तीसरा बौद्ध सभा है वो आपको पाटलिपुत्रा में बुलाया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हम बीच बीच में जो महत्वपूर्ण शब्द रहेंगे उनका विश्लेषण संक्षिप्त में करेंगे, परंतु
जो हमारी प्राथमिकता होगी वो होगी, जिसका मैप आपके जस्ट पीछे है, बिहार। फ्रंट कैमरा है, ऑब्वियसली है कि उल्टा आपको दिख रहा होगा, पर इसलिए रख दिए ताकि आपको पता होना चाहिए कि अभी हम लोग बिहार की ही चर्चा करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। विश्व का पॉइंट नंबर 2, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ? गणतंत्र जिसको सुनने के बाद आपको पता चलता होगा कि रिपब्लिक की चर्चा हो रही है, लिच्छवी में स्थापित किया गया। बोध गया में लगा हुआ बोधि वृक्ष अपनी पीढ़ी का चौथा वृक्ष है। बोध गया में लगा हुआ बोधि वृक्ष अपनी पीढ़ी का चौथा वृक्ष है। बात समझ लीजिए। उज्जैन को पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है। पाटलिपुत्र का संस्थापक किसे माना गया? उज्जैन। दादा संयुक्त या न, उज्जैन को पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर, नेक्स्ट पॉइंट, नंद वंश जो था आपका, उसके पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। अब दिमाग में आ गई हो कि मौर्य वंश भी बिहार से जुड़ा हुआ है। नंद वंश के समापन के बाद मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। नेक्स्ट आपका है घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। जो घनानंद थे वो किसके समकालीन शासक थे? सिकंदर द ग्रेट सिकंदर। ठीक है, ये बात को हमेशा याद रखिएगा। सिकंदर को भी महान का दर्जा टाइटल दिया गया है, सिकंदर महान, द ग्रेट सिकंदर। तो घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। नेक्स्ट पॉइंट, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का राजमहल किस चीज़ का बना हुआ था? पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का राजमहल बना हुआ था वो वुड का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का राजमहल लकड़ी का बना हुआ था। बराबर की गुफाओं, ये भी शब्द आपके कान में पहले से गुजरा होगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के लोग ने अपने आश्रय गृह के रूप में किया था। कहाँ की गुफा के बारे में चर्चा हो रही है? बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय, जो संप्रदाय का नाम था आजीवक संप्रदाय के लोगों ने अपने रहने के लिए आश्रय गृह के रूप में किया था। भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। किस अभिलेख की चर्चा हो रही है? भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुआ। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगति, अजातशत्रु के शासक के समय में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित हुई थी। तो ये परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने पेश किए गए हैं। अब जो है हम लोग जो नेक्स्ट जाएंगे वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस कदर होंगे कि उसको तेज़ी से फटाफट क्रैश कोर्स की तरह सुनेंगे, ताकि उसको जब भी आप इस वीडियो को सुनिए तो आपके दिमाग में वो शब्द बैठ जाने चाहिए और वो सवाल भी बैठ जाने चाहिए, ताकि फिर उन्हें याद करने की आवश्यकता आपको न पड़े। पहला सवाल, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक विजय देव थे, जो कि आपके बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? विजय देव। इस ऑप्शन को ही टिक आपको लगाना है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नानदेव। सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? इस पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि आपका ऑप्शन जो होगा आपका नान्यदेव होगा, न कि विजय देव होगा। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, क्योंकि कुछ मैसेज भी आते रहते हैं बीच में, उनको भी देखना है और आपके डाटा को भी देखना है, और इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आगे बढ़ते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 2, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर 2 जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का है, हरि सिंह होगा, जो कि अभी आपको बताया गया था कि हरि सिंह आपके अंतिम शासक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आपका आंसर है कुमार गुप्त। आंसर होगा कुमार गुप्त। ये भी आपका जो है बीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है, कुंडग्राम की चर्चा की गई है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम की चर्चा आपके सामने पहले भी की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी?
मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आंसर होगा गिरिब्रज या राजगिरी, दोनों का एक ही मीनिंग है, राजगीर या गिरिब्रज। उस समय राजगिरी था, गिरिब्रज के नाम से प्रसिद्ध था। और ये भी आपके 3-4 बीपीएससी में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अजात शत्रु की चर्चा संक्षिप्त में हमने की है। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। याद रखिएगा, कंफ्यूजन के लिए 2-4 वंश का नाम हो सकता है। हर्यक वंश, ये भी बीपीएससी का रिलेटेड सवाल है, आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई, जो कि पहले चर्चा हो गई है? पाटलिपुत्रा। क्वेश्चन नंबर 8, बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ये भी आपको चर्चा कर दी गई है, चतुर्थ पीढ़ी। ये भी बीपीएससी का सवाल है, फिर से सुनिएगा। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? पाटलिपुत्रा। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश का किस पीढ़ी का वृक्ष है? तो चतुर्थ पीढ़ी का है। क्वेश्चन नंबर 9, कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। याद रखिएगा, लिच्छवी, लहर सहीकार छा संयुक्त व दीर्घई लिच्छवी आएगा ही, तो आप उसको ऑप्ट कीजिएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। आपको पहले भी चर्चा हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। क्वेश्चन नंबर 12, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ स्थापित थी? ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक रिपब्लिक व्यवस्था कहाँ स्थापित की गई थी? वैशाली। आपको पहले भी चर्चा हो गई है। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? पहली सवाल समझ लीजिएगा, वेनसांग कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो उसका जवाब है नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 14, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। फिर से क्वेश्चन नंबर 14, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। इंडिका किनके लिखी हुई किताब है? मेगास्थनीज। याद रखिएगा, इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज। 15 क्वेश्चन नंबर, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये भी बीपीएससी का सवाल है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्रा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के महान के समकालीन था? इस बात को ध्यान रखिएगा। मानिए उसमें चंद्रगुप्त मौर्य हो, महापद्मनंद हो, घनानंद हो, शुक्ल हो, तो घनानंद पे ही टिक लगाना है। ये बीपीएससी का सवाल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो हम लोग अभी सुनते हैं, तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल थे। क्वेश्चन नंबर 18, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ किस चीज का था? जैसा कि मन में सवाल आ सकता है कि महल क्या क्या का बन सकता है? पुराने पत्थरों से, ईंटों से, लकड़ियों से, मिट्टी से, और भी कोई चीज़ होगा जिसके कारण बन सकता है, जिससे बन सकता है। पर पाटलिपुत्रा जो चंद्रगुप्त का महल था वो आपको पहले भी मैंने बताया था कि लकड़ी का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, सवाल है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बीपीएससी का सवाल है। आजीविकों ने किया था, याद रखिएगा, आजीविकों। 20 क्वेश्चन नंबर, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो है भाब्रू स्तंभ। याद रखिएगा, भाब्रू स्तंभ में महान अशोक ने अपने को उस समय का जो है मगध का सम्राट घोषित किया, बताया है। पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 21, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। याद रखिएगा, लुम्बिनी शब्द जब आएगा तो उनसे जन्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 22, अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया?
अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में किया गया था। ये हुआ आपका अध्याय संख्या 2। और जो नेक्स्ट है हम लोग चलेंगे, जो कि हो सके तो अब वो कल पे जाएगा, क्योंकि जब उसको चालू करेंगे तो कोशिश करेंगे उसके भी मैक्सिमम टॉपिक को हम लोग कवर कर लें। कल का रहेगा मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री। इंग्लिश शब्द को भी हमेशा याद रखिए, हिंदी और इंग्लिश को, ताकि उसको पढ़ने समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है हिंदी वाले बच्चे को भी और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी, कि टर्म को हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानना है। तो सबसे बड़ी बात क्या रहेगी कि कल जो हम लोग है लेसन 3 में इंटर करेंगे, प्रवेश कर जाएंगे, और मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री, जिसमें कि सल्तनत काल में बिहार के बारे में जानेंगे, सल्तनत पीरियड, जिसमें कि शेरशाह की चर्चा होगी। ठीक है, कि क्या जानेंगे, सल्तनत काल के बारे में बिहार की चर्चा होगी, जिसमें कि शेरशाह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और फिर उसके बाद हम लोग आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस चीज़ से यही समझना हम लोग को है कि मन लगाकर पढ़ना है, सुनना है और समझना है, और दूसरों के बीच में भी ज्ञान बांटना है। और इसीलिए मेरे साथ समस्या क्या है कि मैं थोड़ा सा दूसरे किस्म का हूँ। मैं ये चाहूँगा कि जो भी देखें कोशिश करें कि रुक कर भी देखना पड़े, पॉज करके देखना पड़े भी, तो कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि यही बहाने आपके पास बिहार से जुड़े हुए सारे जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं वो खुद की जानकारी के लिए भी हो जाएंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी हो जाएंगे, आप उन्हें भी बता सकते हैं। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको इससे हेल्प हो जाएगा। और अगर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, हाँ ये वीडियो किन्हीं और को भी हम भेज सकते हैं देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाभकारी होगा, तो अगर आपको यह उचित लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मगर ये करने के पहले, इसलिए मैं इस पंक्ति को लास्ट में प्रयोग कर रहा हूँ कि पहले समय निकाल कर 2 ही मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट करके भी अगर 2-3 पार्ट में भी देख लेते हैं, और जो कि मेरी कोशिश और प्रयास रहती है कि ये 15, 20, 25 मिनट से ज़्यादा ना जाए, ताकि आप उसको देखिए। और क्योंकि जो टॉपिक हम लेके भी आएंगे आपके पास, और जो ऋषि सर भी लेके आ रहे हैं, तो ऋषि सर के जितने भी टॉपिक होंगे वो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आज के डेट में हो रहे हैं, सरकारी हो चाहे वो पात्रता परीक्षा की हो, सबसे रिलेटेड वो हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और जो हमारा ये आपका साइट से आपको मिल रहा है, इसमें क्या है कि पहले हम लोग अपने क्षेत्र के बारे में जानेंगे, देश के बारे में जानेंगे, और उसी बहाने अगर कुछ सवाल आपके कंपटीशन के भी इसमें टच हो जाते हैं तो उसको भी हम लोग टच करेंगे। इसी के साथ देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, और ज्ञान को बांटिए जितना हो सके। दूसरे के बीच में भी ज्ञान का आपको बांटने से जो है विस्तार ही होता है, वो आपका घटेगा नहीं। इसलिए इसी के साथ आज के इस संवाद को हम यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।